Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So the topic for the day is essential elements of a valid contract. एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब मानेंगे, उसके 10 एसेंशियल्स हैं. ठीक है, ये सारे एसेंशियल्स सेटिस्फाई होने चाहिए जब भी हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. ठीक है, लेकिन अगर इनमें से एक भी पॉइंट हमारा सेटिस्फाई नहीं होता है, कोई भी रिक्वायरमेंट इन आउट ऑफ 10 रिक्वायरमेंट जो भी है, एक कोई भी इवन वन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ जब भी माना जाएगा जब ये 10 की 10 रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी. ठीक है, एक से ज्यादा कोई भी चीज अगर अनसेटिस्फाइड रह जाती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम दूसरी पार्टी को कोर्ट में ले जाके स्यू कर सकते हैं. ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम उसके बेसिस पे केस लड़ सकते हैं. ओके, जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को वी कैन प्रेजेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट इन द कोर्ट. तो 10 एसेंशियल्स होना जरूरी है, इसमें से एक भी अनसेटिस्फाई रह जाएगा, एक भी, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा था, इट इज एन एग्रीमेंट. ठीक है ना, लेकिन अब उस एग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में किस तरीके का होना चाहिए जब भी हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे. सो लॉफुल ऑफर और लॉफुल एक्सेप्टेंस होना ही चाहिए. ठीक है, अगर कोई इलीगल ऑफर कर रहा है और सामने वाला बंदा उसे जब भी एक्सेप्ट कर रहा है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर भी आपका लॉफुल होना चाहिए और एक्सेप्टेंस भी आपका लॉफुल ही होना चाहिए. सो देयर मस्ट बी 2 पार्टीज टू एन एग्रीमेंट. हमारे अग्रीमेंट में 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक द पार्टी हु इज मेकिंग ऑफर और दूसरा जो पार्टी उसे एक्सेप्ट कर रहा है, और वो दोनों ऑफर और एक्सेप्टेंस लॉफुल होना चाहिए जब भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. X proposes to buy a car from Y for 20 lakhs. So this proposal is known as offer. Then Y gives his consent to this offer. तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस. A ने एक प्रपोजल दिया, B ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, दोनों ने अपना फुल कंसेंट दे दिया है. यहाँ पे लॉफुल ऑफर और लॉफुल एक्सेप्टेंस है, तो ये हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है. ओके, then the next is intention to create legal relations. हमारी जो 2 पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट में जो आ रही हैं, 2 और मोर देन 2 पार्टीज, उनकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि हमारा जो है लीगल रिलेशन है. ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द एग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज एंड क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस. तो दोनों पार्टीज जो भी एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रही हैं उन्हें पता है कि भैया जो हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो सामने वाली पार्टी कोर्ट में जा सकती है. ठीक है, हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए. ऐसे ही दूसरी पार्टी का भी यही इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ, ये जो हम अग्रीमेंट कर रहे हैं, ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज है हमें फेस करने ही पड़ेंगे. ओके, अग्रीमेंट्स ऑफ सोशल, मॉरल, रिलीजियस और डोमेस्टिक नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. मतलब जो भी हमारे सारे मॉरल, सोशल, रिलीजियस और डोमेस्टिक नेचर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, उसको हम नहीं मानेंगे कि वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई भी उनकी दोनों पार्टीज की इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन. फॉर एग्जांपल, मैंने अपने किसी फ्रेंड को बुलाया कि आ जाओ आज हम लंच करते हैं. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक पर्सनल इशू है, हमारा एक पर्सनल ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे हमारा एक पर्सनल रिलेशन है. यहाँ पे हमारा ऐसा तो नहीं है ना, अगर मैंने अपनी फ्रेंड को लंच पे बुलाया और वो नहीं आई तो मैं सीधा कोर्ट में जाऊंगी कि भैया तुम क्यों नहीं आई. ठीक है, तो इंटेंशन दोनों पार्टीज की क्लियर होनी चाहिए कि एक हमारी लीगल रिलेशन फॉर्म होगी. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. एम प्रोमिसेस हिज वाइफ एन टू गेट हर अ साड़ी इफ शी सिंग्स अ सॉन्ग. एम ने बोला कि आप मेरे लिए गाना गाओ अपनी वाइफ को, और आपने गाना गाया तो मैं आपको साड़ी दूंगा. ठीक है, वाइफ ने गाना गा लिया पर एम ने उसको साड़ी नहीं गिफ्ट करी, तो एन जो वाइफ है
क्या वो इसके लिए कोर्ट जा सकती है? नहीं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच की कोई बात हो रही है, तो ये उनका एक डोमेस्टिक नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहाँ पे दोनों की एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था, तो इसके लिए जो एन है, द वाइफ, वो स्यू नहीं कर सकती है अपने हस्बैंड को, क्योंकि यहाँ पे जो उनका इंटेंशन है वो लीगल नहीं है। लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन दोनों पार्टीज का नहीं है। In commercial agreements, an intention to create legal relation is presumed. But if the parties have expressly declared their resolve that the agreement is not to create legal obligation, even a business agreement does not amount to be a contract. मतलब जब दो parties इवन दो दे आर क्रिएटिंग कमर्शियल एग्रीमेंट, उन दोनों के बीच में एक बिजनेस एग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने उस एग्रीमेंट में एक पॉइंट ऐड कर दिया कि जो हमारा एग्रीमेंट है ना, इसमें कोई भी हमारी लीगल बाउंडेशंस नहीं है, हम दोनों यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करना चाहते, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, ठीक है। ये जो एग्रीमेंट है इसे हम कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों ने पहले से ही लिख दिया है कि भैया हमारी लीगल रिलेशन नहीं है। और अगर ये लोग अपने एग्रीमेंट में ये चीज नहीं लिखते, ठीक है ना, तो हम प्रीअज्यूम करते कि दोनों के बीच में कमर्शियल एग्रीमेंट हो रहा है ना, तो मतलब दोनों एक लीगल रिलेशन फॉर्म करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। X and Y came into a sales agreement. On one clause of the agreement was as follows: this arrangement is not entered into as a formal or a legal agreement and shall not be subject to legal jurisdiction in the law court. It was held that there was no intention to create legal relation on the part of the parties to the agreement and hence there was no contract. मतलब एक्स और वाई कोई भी एक सेल्स एग्रीमेंट में आ गए, ठीक है, पर उस सेल्स एग्रीमेंट में उनका एक क्लॉज बन गया कि ये जो हमारी अरेंजमेंट हो रही है ना, इधर हम कोई फॉर्मल और लीगल एग्रीमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने एक क्लॉज बना दिया है, तो इसको हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। दोनों ने स्पेसिफाई कर दिया है कि हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें कोई भी हमारी लीगल रिलेशन नहीं है। Then the next is lawful consideration. Consideration has been defined as a price paid by one party for the promise of other. मतलब एक पार्टी जब प्रॉमिस कर रही है that I will sell my car to you, ठीक है, तो जो दूसरी पार्टी है B, वो उस कार के लिए A को क्या पे कर रही है, that is consideration, ठीक है। A ने बोला मैं अपनी कार आपको देने के लिए तैयार हूं, B ने बोला मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो 5 लाख रुपए इज consideration for the car. Okay, A promised to sell car to B for 20 lakhs. A ने प्रॉमिस करा कि भैया मैं आपको अपनी कार दूंगा 2 लाख की, तो 2 लाख इस कंसिडरेशन A के प्रॉमिस के लिए। ऐसे ही B का कंसिडरेशन क्या हो गया, कार, उसको क्या मिल रहा है, कार। Okay, an agreement is legally enforceable only when each of the parties to it give something and get something. मतलब एक पार्टी अगर आपको कार दे रही है तो उसको पैसा मिलना चाहिए, सामने वाली पार्टी आपको पैसा दे रही है तो उसको कार मिलनी चाहिए, ठीक है। दोनों पार्टीज एक्सचेंज प्रोसेस है, गिव एंड टेक है ये, इट्स लाइक अ बैटर सिस्टम, ठीक है। नॉट एग्जैक्टली द बैटर सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे मनी भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। एक्सचेंज बिटवीन हमारे गुड्स के बीच में भी अगर हो रहा है उसे भी हम मान लेंगे, ठीक है, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्योंकि दोनों अगर कंसिडरेशन लॉफुल है तो चलेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी बोला है कि जो दोनों पार्टीज है ना, उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए अगर वो कुछ दे रहे हैं, ठीक है। कार दे रहे हैं तो पैसा मिलना चाहिए, पैसे दे रहे हैं तो उन्हें कार मिलनी चाहिए, गिव एंड टेक प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, A agreed to sell his house to B for 10,000. Here, B का जो promise है to pay the sum of 10,000 is consideration for A's promise to sell his house. मतलब अगर B को हाउस मिल रहा है, ठीक है, और A को 10,000 रुपये मिल रहा है, तो हाउस इज कंसिडरेशन फॉर B एंड A के लिए कंसिडरेशन क्या है, 10,000 रुपया का। अपना हाउस तो वो दे रहा है, लेकिन उस हाउस के बदले उसे क्या मिल रहा है, 10,000 रुपया ना, तो 10,000 कंसिडरेशन है। ऐसे ही बी क्या दे रहा है, 10,000 रुपये, लेकिन 10,000 के बदले उसे क्या मिल रहा है, एक घर, हाउस, तो हाउस इज कंसिडरेशन फॉर बी, ठीक है।
Okay. Then the fourth point is capacity of the parties. The parties to an agreement must be competent to the contract. Competent to the contract. Parties जो है competent होनी चाहिए according to the law. Otherwise it cannot be enforced by the court of law. अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉम्पिटेंट पार्टीज आ गई हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं मानेंगे. पार्टीज की कैपेसिटीज होनी चाहिए, मतलब वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद द अदर पार्टी. ठीक है, तो कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब क्या है? वो पार्टी जिनकी जो एज है वो 18 प्लस है, मतलब एज ऑफ मेजॉरिटी है, या वो साउंड माइंड के हैं, मतलब उनका दिमाग बिल्कुल ठीक है, मतलब उनका दिमाग सही गलत जानता है, तो वो साउंड माइंड होना चाहिए, उनकी एज मेजॉरिटी वाली होनी चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए. ठीक है, साउंड माइंड मतलब वो लुनाटिक या पागल नहीं होना चाहिए. देन द थर्ड पॉइंट इज मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड बाय द लॉ. जैसे होता है ना, कभी कभी कोई क्रिमिनल्स को लॉ बोल देता है कि आप जब तक ये केस कंप्लीट नहीं होगा ना, आप ये स्टेट नहीं छोड़ सकते, है ना, तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया. ऐसे ही अगर किसी लॉ ने दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में है उसमें से एक को भी बोल दिया ना कि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक ये केस चल रहा है, जब ये केस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो बस. ठीक है, तो जब तक वो एक लॉ ने किसी भी पार्टी को दोनों में से एक को बोल दिया ना कि यस यू आर डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, मतलब आप अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो उसे भी हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे. अगर कोई बंदा जो डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा. ठीक है, जो दूसरी पार्टी है उसी को इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूं वो बंदा कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं. ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ वो मतलब वो मेजॉरिटी केज का नहीं हुआ, साउंड माइंड नहीं हुआ, या फिर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है. ठीक है, इन तीनों में से एक भी चीज है उसमें, सॉरी, इन तीनों में से एक भी चीज अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. और फ्यूचर में कोई भी इश्यू आता है उस बंदे के साथ तो जो दूसरी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट में आई है ऐसे इंसान के साथ जो माइनर है या साउंड माइंड का नहीं है, ठीक है, तो अदर पार्टी उस पर बिल्कुल भी केस नहीं कर सकती है. लॉ वाले बोलेंगे भैया आपको पहले देखना चाहिए था ना कि ये बंदा माइनर है या ये अनसाउंड माइंड का है. ओके. If any of the parties to the agreement suffer from minority, lunacy, idiocy, drunkenness, etc., the agreement is not enforceable by the law. ठीक है, अगर माइनर इंसान है मतलब 18 से कम है, पागल है या फिर वो नशे में है तो वो एग्रीमेंट करने के लायक नहीं है. ठीक है, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा. एक्सेप्ट देयर आर सम केसेस, स्पेशल केसेस हैं जिसमें हम मान सकते हैं कि हाँ माइनर या फिर लूनाटिक इंसान के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल देखते हैं. इन द केस ऑफ necessaries supplied to the minor or lunatic, the supplier of the good is entitled to reimbursed from their estate. estate मतलब जो प्रॉपर्टी है ना माइनर की या लूनाटिक की, उसको बेच के जो सेलर ऑफ या फिर सप्लायर ऑफ गुड है ना वो अपने पैसे निकलवा सकता है. ठीक है, सिर्फ नेसेसरी एसेंशियल गुड्स जो है ना लूनेटिक को या फिर माइनर को चाहिए टू सरवाइव, जैसे रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, ये वाली चीजों के लिए ही सिर्फ सप्लायर ऑफ द गुड वो अपना रिइम्बर्समेंट मांग सकता है. वो रिइम्बर्समेंट कहाँ से मिलेगा? प्रॉपर्टी से. किसकी? माइनर की या लूनाटिक की जो प्रॉपर्टी है ना वहां से उसको बेच के उनकी प्रॉपर्टी को सप्लायर को पैसा मिल जाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे नेसेसरी सप्लाई या फिर एसेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. नेक्स्ट इज फ्री कंसर्न. Consent means that the parties must have agreed upon the same thing at the same time. मतलब सामने वाली पार्टी का भी हमें कंसर्न लेना पड़ेगा कि हाँ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं. दोनों पार्टीज सेम टाइम पे सेम थिंग पे एक ही सेंस में अपना कंसर्न देंगी कि यस हम इस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहते हैं, हम इस अग्रीमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाहते हैं और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं.
ठीक है, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ फ्री कंसर्ट इफ द एग्रीमेंट इज इंड्यूस्ड बाय, फ्री कंसर्ट किन केसेस में नहीं होगा, जब जो हमारा एग्रीमेंट है कोरिशन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर मिस्टेक, इन पांचों में से किसी भी एक चीज का यूज करके आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, वो फ्री कंसर्ट नहीं माना जाएगा। कोरिएशन मतलब होता है किसी को डरा के धमका के उससे हमें उसका कंसर्ट लेना। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस वो होता है जब आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा के सामने वाले से कुछ काम कराते हो या उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। फ्रॉड, फ्रॉड जब आप किसी को धोखाधड़ी में फंसा के उसका कंसर्ट ले लेते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई भी गलत चीज आप दिखा के, जो चीज नहीं होती वो दिखा के उसका कंसर्ट ले रहे हो। मिस्टेक मतलब किसी चीज के लिए गलती हो जाएगा। ओके, तो कोरिएशन मतलब डरा के धमका के, और अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब अपनी पोजीशन का फायदा उठा के। जैसे एक फादर अपने बच्चे से बोलता है कि आपको साइंस लेना है स्ट्रीम। ठीक है, तो बच्चा डर के ले रहा है, वो डर रहा है कि भैया अगर मैंने साइंस स्ट्रीम नहीं लिया तो पापा मुझे डांट सकते हैं या पापा मुझे गुस्सा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया। एक फादर अपने पोजीशन का फायदा उठा रहा है, दूसरी पार्टी जो है वो डोमिनेंट रहेगी और एक पार्टी जो है वो सफर करेगी उस पोजीशन का। जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का केस ले लो। जो सुपीरियर है फर्स्ट से वो बोलेगा अपने सबऑर्डिनेट से कि आप ये काम कर दो, कुछ भी काम है, ठीक है ना, कर दो बस। तो सिर्फ सुपीरियर अपनी पोजीशन का फायदा उठा के अपने सबऑर्डिनेट को डोमिनेट कर रहा है कि ये जो रिपोर्ट का काम है ना ये तुम ही करोगे, अगर तुमने नहीं करा ना तो देखना फिर। तो ये क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस है। आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हो, आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपनी पोजीशन से कि मैं एक ऊंची पोजीशन पे हूं, तुम डरो और ये काम करो, उसका कंसर्ट ले रहे हो आप अनड्यू इन्फ्लुएंस से। ठीक है, और कोरिएशन मतलब होता है कि आप जब सामने वाले को डराओ या धमकाओ, उसे थ्रेटन करो। ठीक है ना, जैसे ए ने बी को थ्रेट करा कि अगर तुमने मुझे अपना घर नहीं दिया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, गोली से उड़ा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया कोरिएशन। यहाँ पे आप किसी को डरा के धमका के उसका कंसर्ट ले रहे हो। वेयर एज अनड्यू इन्फ्लुएंस में ये होता है कि आप अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहे हो। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। A threatens to shoot B, a friend of C, if C does not let out his house to him. C agrees to do so. The agreement has been bought out by the coercion. The agreement is voidable. ठीक है, यहाँ पे थ्रेटनिंग करी है कि अगर आपने मुझे हाउस नहीं दिया तो मैं आपके फ्रेंड को मार दूंगा, तो डरा के धमका के उसने उसका कंसर्ट लिया है, तो दिस इज वॉइडेबल। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं एक मिस्टेक का। ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बी अ पर्टिकुलर हॉर्स विच इज बिलीव बाय द बोथ द पार्टीज। मतलब ए और बी को बिलीव है कि वो जो हॉर्स है ना बहुत अच्छा रेसिंग हॉर्स है, अगर इसको हम रेस में दौड़ाएंगे तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। पर बाद में इट टर्न आउट टू बी अ कार्ट हॉर्स, मतलब जो घोड़ा गाड़ी वाला होता है ना जो आराम आराम से चलता है, हॉर्स ऐसा निकला। तो ये हमारा जो एग्रीमेंट है ये वॉइड हो गया। दोनों पार्टी ने मिसअंडरस्टूड कर लिया अबाउट द ऑब्जेक्ट। उन्होंने सोचा ये ऑब्जेक्ट जो है द हॉर्स ये एक रनिंग हॉर्स है, लेकिन वो एक कार्ट हॉर्स निकला। ठीक है, तो ये मिस्टेक थी, ये भी हमारा फ्री कंसर्ट के अंडर नहीं आएगा। ठीक है, अगर इन पांचों में से एक भी चीज सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो कोरिएशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इधर एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, कंसर्ट एंड फ्री कंसर्ट आर सेम? कमेंट, नो, कंसर्ट और फ्री कंसर्ट सेम नहीं होते। जो कंसर्ट होता है ना, मतलब आप किसी का सामने वाले का कंसर्ट कैसे भी ले रहे हो, चाहे उसे डरा के धमका के, उसे प्रेशराइज करके, फ्रॉड के थ्रू, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो वो क्या हो गया कंसर्ट। आप तो कैसे भी कंसर्ट ले सकते हो। लेकिन फ्री कंसर्ट वो होता है कि सामने वाला वॉलंटरी अपनी मर्जी से आपके साथ आ रहा है एक कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, अपनी मर्जी से आ रहा है। जब भी मर्जी से आप
आ रहे हो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में तो वो फ्री कंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री कंसर्ट होना चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, सिर्फ कंसर्ट नहीं होना चाहिए, कंसर्ट तो कैसे भी ले सकते हो आप किसी भी पार्टी का, ठीक है। तो फ्री कंसर्ट एंड कंसर्ट आर नॉट द सेम, दे आर बोथ डिफरेंट, उनमें दोनों में अलग है। फ्री कंसर्ट जो है वो वॉलंटरी एंट्री होती है दोनों पार्टीज की अपनी मर्जी से, लेकिन जो कंसर्ट है मतलब अप्रूवल लेना, किसी भी तरह आप अप्रूवल ले लोगे, चाहे डरा के धमका के कैसे भी, ओके। तो फ्री कंसर्ट is the fifth essential of a valid contract. Sixth is lawful object. It is necessary that the parties to an agreement must agree for a lawful object. जो object है वो lawful होना चाहिए, जैसे consideration था हमारा, वो भी हमने बोला था कि lawful होना चाहिए। आप कुछ दे रहे हो ना, तो जब आपको वापस कुछ मिल रहा है तो वो हमारा lawful होना चाहिए। तो मतलब जो आप दे रहे हो वो चीज यहाँ पे बात की जा रही है, ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब एक पार्टी का जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, और जो एक पार्टी की कंसिडरेशन है वो दूसरी पार्टी के लिए ऑब्जेक्ट है, ओके। सो द ऑब्जेक्ट फॉर विच द एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी fraudulent, illegal, immoral, opposed to the public policies, must not implied injury to the पर्सन और अ प्रॉपर्टी ऑफ द अनदर, ठीक है। इलीगल या फिर फ्रॉडुलेंट, इमोरल नहीं होना चाहिए, या फिर किसी पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर किसी भी एक पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को वो नुकसान ना पहुंचाए, सही, सबके हित में ठीक होना चाहिए। इफ द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल फॉर वन और द अदर ऑफ द रीजंस मेंशन्ड अबव, देन द एग्रीमेंट इज वॉइड। अगर लॉफुल हुआ ऑब्जेक्ट, चाहे जो पार्टी ऑफर कर रही है ऑब्जेक्ट या दूसरी पार्टी जो एक्सेप्ट कर रही है ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी के लिए भी वो अनलॉफुल हुआ तो हमारा जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। मतलब सभी पार्टीज के लिए, जो पार्टीज एंटर कर रही है, वेदर द पर्सन हु इज ऑफरिंग, द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग द एग्रीमेंट, दोनों के लिए वो लॉफुल होना चाहिए। प्लस वो पब्लिक के लिए, पब्लिक जो बाकी आपके अलावा भी तो हमारी कंट्री में लोग रह रहे हैं ना, तो उनके लिए भी वो चीज अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी एक पब्लिक इंटरेस्ट में वो अपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी को वो हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, जब भी वो हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में मानेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन अ लैंडलॉर्ड नोइंगली लेट्स अ वेयरहाउस टू स्टोर ड्रग्स, ही कैन नॉट रिकवर द रेंट थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब एक लैंडलॉर्ड है, ठीक है, उसका वेयर हाउसेज हैं बहुत सारे, कोई एक गैम्बलर आया और बोलता है कि भैया मुझे जो है आपका वेयर हाउस चाहिए 5 दिन के लिए, मेरा कुछ सामान है, इलीगल है, दैट इज ड्रग्स, तो मुझे आपके वेयर हाउस में रखना है, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। लाइक बहुत सारा रेंट उसने उसको लालच दे दिया लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड ने कहा ठीक है भाई, तुम अपने ड्रग्स रख लो, मेरे को 2 लाख दे देना, ठीक है। उसने ड्रग्स रख लिए गैम्बलर ने, पर गैम्बलर फिर पैसे देने से मना कर देगा कि हम आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो लैंडलॉर्ड जो है ना वो कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता गैम्बलर पे कि भाई मेरे पैसे दो, तुमने मेरा वेयर हाउस यूज करा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है, यहाँ पे ड्रग्स की बात हो रही है, ओके। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी ओरल और इन राइटिंग। या तो हम उसे बोल के करें वो भी कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे हम, या फिर उसे लिख के करें जब भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ केसेस हैं जहाँ पे हमारा जो एग्रीमेंट है हम उसे वैलिड जब ही मानेंगे जब वो राइटिंग में हो और जब वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे रिक्वायर्ड है और कुछ केसेस हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये जो 7th पॉइंट है ना, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, अगर आप एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो इसको आप हटा भी सकते हो, क्योंकि कंपलसरी है ही नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, सिर्फ कुछ ही केसेस में इट इज इम्पोर्टेंट ना, तो दिस पॉइंट एसेंशियल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। ये कुछ केसेस में ही होगा राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, बाकी केसेस में इट इज नॉट कंपलसरी। देन द नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void, ठीक है। जो भी चीजें सर्टेन नहीं है, मतलब हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, मतलब होता है ना जैसे हम शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, मैंने सोचा मैं रिलायंस के शेयर्स में पैसा लगा रही हूँ,
तो जब भी आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो वहां पे एक अनसर्टेनिटी रहती है ना, आपके अकॉर्डिंग हो सकता है आपने सारे अपने टेक्निकल्स वगैरह लगा के देख लिए कि हाँ भाई ये तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, पर हो सकता है फिर कुछ ऐसी मिसहैपनिंग से हो गई जैसे मार्केट नीचे चली गई, तो एक अनसर्टेनिटी रहेगी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा, क्योंकि वहां पे एक अनसर्टेनिटी अटैच्ड है। जो भी आप अग्रीमेंट कर रहे हो उसमें सारी चीजें सर्टेन होनी चाहिए जब भी हम उसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू गिव राइट्स टू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी अनसर्टेन, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, सब कुछ चीजें सर्टेन होनी चाहिए। It must be possible to ascertain the meaning of the agreement or otherwise it cannot be enforced. असर्टेन कर पाए हम सारे एक एक चीज एग्रीमेंट की जब भी हम उसे बोलेंगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज दैट इज नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ए अग्रीज टू सेल बी 1,000 tons of oil. There is nothing whatever to show what kind of oil was intended. The agreement is void for uncertainty. ए ने बी को बोला कि भैया हम आपको कुछ ऑयल देंगे, ठीक है। बी ने अग्री कर लिया, लेकिन किस टाइप का ऑयल, क्रूड ऑयल दे रहे हो, कैरोसिन ऑयल दे रहे हो, सनफ्लावर ऑयल दे रहे हो, रिफाइंड ऑयल, मतलब कौन सा ऑयल, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है ही नहीं, तो ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अनसर्टेनिटी अटैच्ड हो गई कि ऑयल तो है पर कौन से टाइप का ऑयल है, तो दिस इज अनसर्टेन और ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोई एग्जाम्पल, एक्स अग्री टू सेल हिज कार टू वाई फॉर 50,000 या फिर 70,000। यहाँ पे एक्स ने बोला कि मैं अपनी कार दूंगा या तो 50,000 की या तो 70,000 की, मतलब यहाँ पे कोई सर्टेनिटी अमाउंट है ही नहीं, सर्टेन अमाउंट है ही नहीं, या तो 50 की या तो 70 की, तो मतलब दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए, बिल्कुल सर्टेन अमाउंट होना चाहिए कि 50,000 का ही भेजूंगा या फिर 70,000 की ही भेजूंगा, तो ये सर्टेनिटी हो जाएगा और फिर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। An agreement to do an impossible act is itself a void. मतलब अगर एग्रीमेंट में आपने कोई मतलब एक एग्रीमेंट करा है जिसमें एक इम्पॉसिबल एक्ट है, जो परफॉर्मेंस है वो इम्पॉसिबल है कि आप इसे परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो वो हमारा जो अग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, ठीक है। कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए ने बी से बोला कि मैं आपको आसमान से तारे तोड़ के ला दूंगा, इज इट पॉसिबल? नहीं, ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, आसमान में जाके कैसे तारे तोड़ सकते हो, तारे को हाथ तो लगाओ खुद ही जल जाओगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म दिस पर्टिकुलर एक्ट, तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पॉसिबल होनी चाहिए दोनों पार्टीज के लिए अपनी परफॉर्मेंस को करना, ठीक है। इफ द एक्ट इज इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ फिजिकली और लीगली द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स बाय द लॉ। अगर वो खुद ही मतलब पूरा एग्रीमेंट जो है इम्पॉसिबल है या फिर फिजिकली लीगली परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एग्जाम्पल देखते हैं, ए अग्रीज विद द बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय द मैजिक। देखो ए ने बी को बोला कि मैं जादू से ना बहुत सारा खजाना लेकर आ जाऊंगा, तो इज इट पॉसिबल? अगर जादू से खजाना आ जाता तो सारी कंट्रीज ही आज रिच होती, है ना, तो इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, सो दिस एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड दिस इज वॉइड, तो ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होगी। 10th पॉइंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब हमारी सबकी कंट्रीज में ना कुछ चीजें होती हैं सही, कुछ गलत। जैसे इंडिया में क्या है, आप अगर वेपन रखोगे अपने पास तो वो इलीगल है, वेयर एज यूएसए में हर किसी के पास वेपन होता है, मतलब वहां पे इट इज अलाउड, है ना। तो ऐसे ही कुछ चीजें हमारी कंट्री में पहले से, मतलब हमारी कंट्री में अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले से उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया कि अगर ये वाले कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ये वॉइड ही होंगे, ठीक है। तो पहले से उन्होंने लिख दिया वॉइड है तो ये तो वैलिड हो ही नहीं सकते। तो कौन से ऐसे हमारे अग्रीमेंट्स हैं जो वॉइड होंगे शुरू से ही? द एग्रीमेंट मस्ट नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं हम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। अंडर सेक्शन 24 to 30
specify certain types of agreements which have been expressly declared void. हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें जो सेक्शंस 24, 25, 26 से लेके 30 तक हैं पूरे, ठीक है। ये जो सारे हमारे सेक्शंस हैं इसमें गिवन है कि ये वाले जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं ये वॉइड ही होंगे, इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, an agreement by the way of wager have been expressly void under the section 26, 27 and 30, ठीक है। तो फर्स्ट इज एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब अब अगर किसी की मैरिज को लिमिट करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल ए ने बी से बोला मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, आप सी से शादी मत करना, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो ये पहले से ही वॉइड है, ठीक है ना, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। फिर नेक्स्ट इज रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ऐसे ही अगर ए ने बी से बोला कि आप ना प्लास्टिक की फैक्ट्री मत खोलो, आप प्लास्टिक की अगर फैक्ट्री नहीं खोलते तो मैं आपको 2 करोड़ रुपए देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी के ट्रेड को क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये पहले से ही वॉइड है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होंगे, इसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी सूरत हाल में नहीं मानेंगे। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हैं। फिर एक है वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स या वेजर एग्रीमेंट्स। वेजर मतलब बेट लगाना कि हेड आए तो तुम जीते, टेल आए तो मैं जीता, हेड आया या नहीं बारिश होगी तो मैं जीता, बारिश नहीं होगी तो आप जीते, तो ये एक बेट लगा रहे हैं। वेजर कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो बेट वाले कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप शर्त लगा रहे हैं, ठीक है। तो शर्त लगाने वाले जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शुरू से ही वॉइड हैं, ठीक है, वो वैलिड माने ही नहीं जाएंगे। सो दीज आर द 10 एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सेटिस्फाइड होंगे जब भी हम अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे वैलिड मानेंगे। अगर इसमें से एक भी सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन जो हमारा 7th वाला है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन इट इज नॉट कंपल्सरी, तो इसको यू कैन स्किप दिस पॉइंट, अदरवाइज बाकी जो पॉइंट्स हैं आपको करने ही हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टॉपिक आज का समझ आया होगा। थैंक यू।